आने वाला पूरा समय 2030 तक तो मैं बहुत क्रिटिकल रख रही हूँ। 2030 के बाद शायद यहाँ पर तो विश्व युद्ध हो या बड़ी महामारी हो या एक बड़ी प्रलयकारी अवस्था बने, वो होगा। 2020 में बोला गया था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ होते हुए देखा नहीं गया। अभी जैसा आप बोल रहे हैं मैम कि वर्ल्ड वॉर 3 संभावित है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी परिस्थिति बने लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि सब तो न्यूक्लियर पावर है। जब भी जगन्नाथपुरी में जो जो चीज़ें हुई हैं, चाहे झंडे का उड़ना, चाहे बाज पक्षी का दिखना, चाहे जो उनका जो नील चक्र है उसका टेढ़ा हो जाना, तब तब आप देखेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई हैं भारत में भी और पूरे विश्व में। हमने वो प्रॉब्लम्स को देखा है। जनता सड़कों पे आने वाली है, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि राम सेतु पुल इतने हजार वर्ष में बना, तो फिर रामायण में जो डेट दी गई है और जो शास्त्रों में लिखी गई है पाप युग की जो डेट, कल युग की जो डेट, वो मैच क्यों नहीं कर रही है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि आने वाले सालों में भारत विश्व पटल पर एक बड़ा देश, एक स्ट्रॉन्ग देश और विश्व गुरु के उस पर स्ट्रॉन्ग खड़ा होगा। लेकिन अभी मैं अगर अमेरिका के रिलेशन की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हमारे साथ है या कभी हमारे साथ होगा। संविधान बदल चुके होंगे बहुत सी कंट्रीज के, बहुत सी कंट्रीज हो सकता है गायब हो जाए या टुकड़ों में बढ़ जाए। और हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा पास भी अब हम देखेंगे कि क्रिटिकल कंडीशन आती हुई नजर आ रही है और ये 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही है कि चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो पाकिस्तान हो, आपने अगर वार किया तो हम डबल वार ही करने वाले हैं। तो ये कंडीशन पे खड़े हो जाएंगे मोदी जी। इस समय विश्व में जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, भारत पर उनका किस तरह का असर पड़ने वाला है 2026 से लेकर के 2032 तक, क्या रहने वाला है भारत का भविष्य, आज हम इस पॉडकास्ट में ये जानेंगे। किस तरह के मेजर चेंजेस आएंगे, बड़े बदलाव जो हम भारत में देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। आज इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि भारत के अलग अलग फ्रंट्स में क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, जेन ज़ी की बात हो, जेन अल्फा की बात हो, या अगर हम बात करें न्यायपालिका की, या फिर हम बात करें इलेक्शन पैटर्न की, बैंकिंग की। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह का शेप लेने वाली है आगे जाकर के, और 2032 में क्या भारत सच में विश्व गुरु बनने के मार्ग पर और ज़्यादा प्रगाढ़ होने वाला है और एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह भारत विश्व पटल पर उभरने वाला है। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास पर्सनैलिटी जुड़ी हुई हैं। आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ज्योतिष मार्तंड नित्या मल्होत्रा मैम का। ये बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मैम, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, इतना अच्छा डिस्कशन कर रहे थे हम भारत के ऊपर, देशों के ऊपर, भारत का आगे क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कि अभी शनि महाराज देखे जा रहे हैं उत्तराषाढ़ में, क्या इफेक्ट देखा जाएगा इसमें? अगर मैं राहु और केतु की भी बात करूं, अभी जो ग्लोबल अनरेस्ट चल रहा है, क्या इसमें कुछ कमी आने वाली है? हम अगर आने वाले 4 से 5 साल, हम 2032 तक की बात कर रहे थे, क्या कुछ देखने को मिलेगा? कम होगा ये? जी, तो सभी को राधे राधे और जय माँ पिताम्बरा, और आपको भी। देखिए, मैं पहले तो ये बोलूँगी कि हमारा शरीर है या पंचतत्व है या यूनिवर्स है, वो किसी एक तत्व या एक ग्रह से नहीं चल रहा है। तो नव के नव ग्रह हमारी बॉडी पर डे असर डाल रहे हैं, हमारी बॉडी पर, हमारे दिमाग पर, हमारी सभी क्रियाओं पर। अब जो शनि महाराज है उसे 2 घर का मालिक बोला गया, जिसमें उनको दशम घर और लाभ स्थान, एकादश घर दिया गया। दशम घर पूरी तरह से हमारे कर्म का है और 11th हाउस पूरी तरह से लाभ का है। मेरे को एजुकेशन से क्या लाभ हुआ, मेरे को शादी करने से क्या लाभ हुआ, मैंने अगर जॉब किया, बिजनेस किया तो मुझे क्या लाभ हुआ, क्रेडिट मुझे क्या मिल रहा है। तो शनि महाराज को बहुत सॉलिड घर दिए गए हैं और उन्हें कर्म का दाता भी बोल दिया गया और पनिशमेंट देने वाला भी बोल दिया गया। अब लोग डरते हैं कि वो तो पनिश करते हैं, बट मैं कहती हूँ शनि हो या गुरु है या मंगल है, पनिश तो आपको कोई भी प्लैनेट कर सकता है अगर उनको लगेगा कि आप गलत है जी। क्योंकि वो ग्रह है, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो कोई भी ग्रह आपको पनिश कर सकता है। लेकिन शनि महाराज एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत ड्राई नेचर के हैं।
आपने जज देखा है, उसको किसी भी इमोशन से कोई मतलब नहीं है, आप रो रहे हो या आप हंस रहे हो, उनको ये समझना है कि क्या गलत है क्या सही है, बस मेरे लिए यही काफी है। तो मुझे लगता है कि शनि महाराज जब अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से ट्रैवल करेंगे तो वो जजमेंट तो देंगे। अब वो टाइम आ चुका है कि वो जजमेंट दें, लेकिन सिर्फ शनि बहुत सारे रिफॉर्म्स ले आए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 प्लैनेट की सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ेगी। अब राहु महाराज कुंभ राशि में, जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने नक्षत्र शतभिषा से गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज मिथुन राशि में है, जो बुध की राशि है, जहाँ पे गुरु महाराज बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। अब कंफर्टेबल नहीं होते तो हमने उस पीरियड में अभी क्या देखा कि एजुकेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। गुरु और संतों के द्वारा कंट्रोवर्सी देखी, मीडिया में भी बहुत सी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली। लेकिन जब गुरु उच्च का होगा, यही चीजें रिफॉर्म हो चुकी होंगी। यानी संत में हमें देखने को मिलेगा कि जो झूठे या अननॉलेजेबल संत थे वो अब कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं और नॉलेजेबल संत हमें मिल रहे हैं। मीडिया में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि मीडिया में पहले कुछ भी न्यूज़ चल रही थी, पहले सोशल मीडिया पर बहुत सी बेकार न्यूज़ पर भी व्यूज़ आ रहे थे, अब इसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। तो गुरु जब मिथुन राशि से गोचर करता है तो जो बोलने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे एक अजीब सी स्थिति को क्रिएट कर देता है, जहाँ पर झूठ भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पे सच भी दिखाया जा रहा है, और पब्लिक समझ नहीं पा रही कि झूठ क्या है सच क्या है। तो गुरु बहुत बड़ा चेंज वहाँ पे भी लाता है। अब पूरे अगर प्लैनेट्स को देखा जाए तो ये पूरा पीरियड ऐसा है, क्योंकि सूर्य हर साल मकर राशि में इस साल जनवरी में रहता है, ये तो सब जानते हैं, और शुक्र और बुध भी उसके आसपास रहते हैं, मंगल भी लगभग आसपास ही होंगे, लेकिन शनि तो मीन राशि में नहीं होंगे, अपने नक्षत्र में नहीं होंगे, गुरु तो हर साल उच्च के नहीं होंगे और मिथुन राशि में नहीं होंगे, और सबसे स्पेशल बात, राहु केतु की प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होगी। बिफोर 30 ईयर्स भी राहु केतु वहां नहीं थे, गुरु वहां नहीं थे। इट मीन्स शनि को वो पावर नहीं मिली थी जो इस साल मिल रही है। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है और गुरु महाराज अभी जून में जल तत्व में पहुंच जाएंगे, तो जल तत्व पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। दूसरा, अगर मैं गुरु की बात करूं और राहु की बात करूं, ये स्पेस है, ये पूरे ब्रह्मांड के स्पेस एलिमेंट को दिखाता है, यानी कहीं ना कहीं स्पेस एलिमेंट भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो वाटर एलिमेंट स्ट्रांग, स्पेस एलिमेंट स्ट्रांग, और विक्रम संवत 2083 जो 19 मार्च को स्टार्ट होगा, उसमें भी 2 एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, एक स्पेस एलिमेंट गुरु और एक मंगल जो अर्थ एलिमेंट है। तो हमें 3 एलिमेंट बहुत स्ट्रांग मिले। अब आप कहेंगे कि 2026 की गणना सूर्य से की जा रही है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर होगा वो अंक शास्त्र को कहीं पीछे रखेगा और वो पंचांग को ही आगे रखेगा। ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें अंक शास्त्र पीछे ही रखते हैं हम, क्योंकि हमने नव ग्रहों की बात कर रहे हैं, और कोई एक ग्रह पूरे साल को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है कि पिछला साल मंगल का था, ये साल सूर्य का है। हाँ, पिछला साल अगर विक्रम संवत देखे तो सूर्य राजा था, सूर्य मंत्री था, जो अभी चल रहा है। तो बड़े बड़े चैलेंजेस हमने 2025 में देखे, लेकिन वो चैलेंजेस खत्म नहीं हुए, वो बढ़ रहे हैं, वो उससे ज्यादा स्पीड में हमारे सामने आ रहे हैं। तो 2025 का तो एक ट्रेलर था, जैसे आप पॉडकास्ट से पहले एक ट्रेलर चलाते हो और पूरा पॉडकास्ट रिलीज करते हो उसके बाद, तो ये जो 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये जो 6-7 साल है, ये पूरा पॉडकास्ट का पीरियड है, जहाँ पे एक बड़ा एक इवेंट हमें देखने को मिलेगा। और 2026 स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि कुछ चीजें खत्म होती है और कुछ चीजें शुरू होती है। अब आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें खत्म होने के तादाद पे आ रही हैं और बहुत सी चीजें शुरू हो रही हैं। तो ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है। शनि जब तक यहाँ पे रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, और ये मनुष्य के अंदर भी ट्रांसफॉर्म होगा। क्या होगा कि मनुष्य जो गलत है वो और गलत की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जो सही है वो और सही की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो सच की खोज करेंगे। और जब 2027 में वो उच्च के होंगे तो मुझे लगता है तब तक हम क्लियर हो चुके होंगे कि मैंने तो गलती कर डाली, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, और या फिर मैं तो सही रास्ते पे हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो शनि जब नीच के हो जाएंगे वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। वो 2 रास्तों पे अभी हमें ले जा रहे हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ते पे जा रहे हैं या वो, लेकिन अब 2027 तक आपके सामने क्लियर हो चुका होगा कि मैं या तो बुरे रास्ते पे हूँ या तो ठीक रास्ते पे हूँ।
तो कल्मिनेशन का टाइम मैं बोल सकती हूँ उसके आगे। हाँ, तो ये शुरू हो चुका है और ये शुरू 2025 से ही कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसे शुरू 2020 से भी मानूंगी। 2020 से, क्योंकि 2020 में हमने बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किया, जिसमें अगर आपके बच्चों को बोला जाए कि आपके बच्चों को ऑनलाइन स्टडी ज्वाइन करती है पूरे भारत में, अगर ये बोल दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो हमारे बच्चों ने अडेप्ट कर लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। पेरेंट्स ने किया, टीचर्स ने किया, बच्चों ने भी किया। तो 2020 से हमने बहुत सारे चेंजेस बड़े बड़े देखे हैं। इतनी डेथ को देखना, एक पूरा घर चला जाना, तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं। और एक बीमारी वो जो हमारी साइंस की किताबों में पढ़ाई जाती थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और उसका इतना बड़ा अपडेट होना। और काफी ग्लोबल लेवल पे, ना सिर्फ भारत में, विदेशों में, पूरी दुनिया में। सही बात है। आपको पता है मैं कामाख्या जा रही थी जिस दिन पहला लॉकडाउन लगा था 2020 में, और मैंने कहा नहीं, मुझे कामाख्या जाना है, क्योंकि मैं एक तांत्रिक से मिलने जा रही थी और मेरी वहाँ पे उनसे मीटिंग थी। गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे थे उस समय, कोई नवरात्रे शुरू हो रहे थे। तो वो बोले कि अब तो लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा तो क्या हुआ कुछ, क्योंकि पहले उसमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये तो कुछ है ही नहीं। 2 दिन 3 दिन बाद समझ में आया कि अगर मैं जाती तो मैं वापस तो ना आती। तो ये कंडीशन थी। तो मैम, अभी जितना ग्लोबल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, अलग अलग कंट्रीज में टेंशन्स देखने को मिल रही हैं, भारत भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि जो ग्लोबल अनरेस्ट है, ये 2026 में तो हम देख ही रहे हैं, आगे आने वाले सालों में क्या इसमें कुछ कमी आएगी? लोगों के, मैं कहूँ देशों के संबंध आपस में थोड़े बहुत बैलेंस हो जाएंगे, और भारत के जो बाकी देशों से संबंध हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं? क्या उनमें बेटरमेंट आएगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा? देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, शनि मीन राशि से निकलकर मेष में जाएगा, नीच का हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके साथ साथ राहु को भी हम देख रहे हैं। वो शनि की राशि मकर में, फिर धनु में, फिर मंगल की राशि कुंभ में। तो राहु जिस तरफ जा रहे हैं वो भी कोई प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। शनि तक तो अच्छा है, बट गुरु का धनु और मंगल का वृश्चिक, ये कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। गुरु भी आगे सिंह की तरफ, कन्या की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जब गुरु कन्या में भी रहेंगे तो भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सिंह राशि में जब तक वो रहेंगे तब तक वो अपने दम्भ को दिखाएंगे, यानी पॉलिटिकली पूरे विश्व को चेंज करेंगे। लेकिन जब कन्या में जाएंगे फिर से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो आने वाला पूरा समय 2030 तक तो मैं बहुत क्रिटिकल रख रही हूँ। 2030 के बाद शायद यहाँ पर कुछ आपको बैलेंस देखने को मिल जाए, लेकिन 2030 तक मैं नहीं बैलेंस देखती हूँ, जब तक शनि नीच के रहेंगे और राहु केतु आगे बढ़ रहे हैं गुरु और मंगल की राशियों की तरफ। वो तुला में जाकर के थोड़े स्टेबल होंगे, क्योंकि तुला उनकी फेवरेबल राशि है। लेकिन फेवरेबल राशि में भी वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे, लेकिन राहु कुछ भी पॉजिटिव करने से पहले ठा ना बोले ये हो नहीं सकता। तो वो कुछ वाइब्रेशन के साथ पॉजिटिव करेगा, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन के साथ। तो मुझे लगता है आने वाला समय पूरी तरह से बदल रहा है, एक एरा चेंज हो रही है, युग परिवर्तन का समय है। तो हम चेंजेस तो देखेंगे, और ये समय शांत वाला नहीं है। जैसे जैसे साल बढ़ रहा है कठिनाइयां बढ़ रही हैं। एक चीज और आपको थोड़ा ध्यान देना चाहूंगी, जब 2G 3G जैसे जैसे बढ़ा, हमने तब तब महामारी देखी है। आप 2G पे भी देखोगे तो महामारी आई थी, बहुत शॉर्ट पीरियड था, बहुत शॉर्ट उस पे था। 3G पे भी आई, 4G पे भी आई, और 5G पे तो कोरोना ने ब्लास्ट कर दिया। अब 6G आएगा, और ये आएगा भी 2029-30 के करीब, जब शनि नीच के होंगे। तो क्या हम महामारी को, बड़ी महामारी को नहीं देखेंगे? ऑफ कोर्स देखेंगे। क्या हम विश्व युद्ध को नहीं देखेंगे? ऑफ कोर्स देखेंगे, क्योंकि विश्व युद्ध के लिए शनि का नीच में होना, मंगल की ऐसी स्थिति बना देना जहां पे वो अंगारक योग बना दे, क्योंकि मंगल तो हर महीने चेंज करता है राशि। गुरु का भी ऐसी कंडीशन में चले जाना जहां पे वो षडाष्टक योग बनाए, और राहु का भी ऐसी युति में होना। तो विश्व युद्ध हो या बड़ी महामारी हो या एक बड़ी प्रलयकारी अवस्था बने, वो होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, मनुष्यता खत्म हो जाएगी, ये तो नहीं होगा।
लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि हम बहुत बड़ा कुछ ट्रेजेडी देखेंगे वहां पर। 2020 में बोला गया था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ होते हुए देखा नहीं गया। अभी जैसा आप बोल रहे हैं मैम कि वर्ल्ड वॉर 3 संभावित है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी परिस्थिति बने लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि सब तो न्यूक्लियर पावर हैं, सारी मैक्सिमम कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर एक ने न्यूक्लियर दूसरे पर छोड़ दिया तो कई देश तबाह हो जाएंगे। देखिए, माया कैलेंडर को अगर हम देखते हैं तो 2012 में भी ये बात हुई थी कि सृष्टि खत्म होने वाली है। बहुत से लोग इस पे भी बात कर रहे थे। उस पे जब 2000 शुरू हुआ था तब भी ये बात हुई थी कि सृष्टि खत्म होने वाली है, लेकिन तब ना 2012 में हुआ ना 2000 में हुआ। अब 2026, अगर हम भविष्य मालिका को या माया कैलेंडर को देखते हैं तो माया कैलेंडर में भी 2026 में बहुत बड़े चेंजेस लिखे गए, मेंशन है वहां पर। और अगर हम भविष्य मालिका को देखते हैं तो वहां पे भी लिखा गया है कि जब जब ये चीजें होंगी, मतलब उन्होंने कुछ हमें एक तरह से प्रिकॉशंस दिए हैं कि ये होगा तो ये होगा। एग्जाम्पल, एक वहां पे वृक्ष था जगन्नाथ मंदिर में, क्योंकि पूरी भविष्य मालिका जगन्नाथ मंदिर से कल्कि अवतार तक का एक सफर है कि उस मंदिर में वो जो वृक्ष है जो लाखों वर्ष पुराना है वो जल जाएगा या टूट जाएगा या उसको कुछ हो जाएगा। और वैसा ही हुआ 2020 में, और उसके बाद हमने बहुत बड़ी महामारी को देखा। अब इसको आप सैटेलाइट का परिवर्तन भी कह सकते हो, जो हमारा ग्राफिक्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा साइंस को अब यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ें खराब भी कर रहे हैं। क्योंकि जब 5G आया तो वाइब्रेशंस तो हुई होंगी धरती पे, इसमें हम वो नहीं कर सकते। और दूसरा, पहले के लोग कितनी यात्राएं करते थे, आज केदारनाथ बद्रीनाथ में क्या भीड़ लग रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग यात्राएं नहीं करते थे क्योंकि उनके पास साधन कम थे, अब साधन बढ़ चुके हैं। अब पूरी गाड़ियां पहाड़ों पे चढ़ती जा रही हैं। अगर पहले के लोग जाते भी होंगे तो या वो पैदल जाते होंगे या वो पालकी पे जाते होंगे, तो वाइब्रेशंस कम थी। तो प्रकृति भी तो प्रॉब्लम्स में है ना। अगर हम उन्हीं को, सारी मम्मी को ही बोलते रहेंगे आप गलत हो आप गलत हो, तो एक दिन मम्मी ने भी हमें पीटना है कि क्या मैं गलत हूँ, मुझे क्लियर करो। तो प्रकृति भी अपना वो कर रही है कि आप मुझे हर बात पे क्यों प्रूव करते हो कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो हमारी माँ है और वो माँ खड़ी हो जाएगी एक दिन हमें पीटने के लिए, तो हम पिटने वाले आने वाले समय में। और दूसरा, जब भी जगन्नाथपुरी में जो जो चीजें हुई हैं, चाहे झंडे का उड़ना, चाहे बाज पक्षी का दिखना, चाहे जो उनका जो नील चक्र है उसका टेढ़ा हो जाना, तब तब आप देखेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई हैं भारत में भी, और पूरे विश्व में हमने वो प्रॉब्लम्स को देखा है। तो भविष्य मालिका एक ऐसा भविष्य पुराण है जो हमें बहुत से संकेत दे रहा है कि ऐसा होने वाला। और भविष्य मालिका में ये लिखा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन अब लोगों को लगेगा कि भारत बहुत बड़े चेंजेस ला रहा है इसलिए विश्व गुरु बनेगा। बट मैं ये कहूंगी कि भारत को कमान कौन कर रहा है। हमारे श्री हरि विष्णु के 10 अवतार, जिसमें एक 10वां अवतार होगा जो कल्कि अवतार होगा। तो जब भारत में कल्कि अवतार है और वो उनके राजा बनेंगे भारत के, तो भारत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये तो क्लियर है कि जो हमारी देवभूमि है वहां के लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिंदा रहने वाले हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सृष्टि खत्म होने वाली है। दूसरी चीज पर अगर मैं आपको ध्यान में डालूं तो भारत के लिए वहां पे बहुत सी चीजें लिखी गई हैं। जैसे ज्ञान आगे बढ़ेगा जब शनि मीन राशि में आएगा, ये वहां पे मेंशन है। वहां की लैंग्वेज में लिखा गया कि शनि जब मीन राशि से गोचर करेगा और गुरु जब उच्च की राशि में आएगा तो धर्म, ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन सिस्टम और करेंसी भी हो सकता है वो आगे बढ़े, ऐसा लिखा गया है। और अगर हम गुरु की एरा को देखते हैं कि जब जब वो उच्च के हुए हैं तो करेंसी में चेंजेस लाए हैं। क्योंकि जब डॉलर भी बड़ा था, अपनी उसने कमान बनाई थी पूरे विश्व में, तब भी गुरु उच्च का था। और इस साल हम क्या देख रहे हैं, सूर्य और गुरु का एलिमेंट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वो बढ़ रहा है। मैम, हम भविष्य मालिका की बात कर रहे हैं, युग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल अनरेस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपने बोला था, पहला क्वेश्चन मैं ये लेना चाहूँगी कि राहु आपने बोला था एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आने वाले हैं, कब आने वाला है वो पॉजिटिव चेंज? देखिए, राहु पॉजिटिव चेंज कभी भी सिंपल वे में नहीं ला सकता, हमें ये क्लियर रहना पड़ेगा। क्योंकि राहु एम्पलीफायर का काम करता है, वो किसी चीज़ को बढ़ाता है। तो राहु सिंपल तो कुछ नहीं करेगा,
अब वो शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहा है, और राहु को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि अगर जज शनि महाराज है तो राहु इंस्पेक्टर है जी। तो हमारी सारी गतिविधियों पर ध्यान कौन दे रहा है? राहु महाराज। चाहे मैं भारत के अंदर की बात करूं या भारत के बाहर के विश्व की, तो अब आप देखोगे जनता विचलित होने वाली है, जनता सड़कों पे आने वाली है, क्योंकि 28, 29, 30 3 ग्रहों के नक्षत्र अगेन चेंज होंगे, और जून में फिर गुरु का भी नक्षत्र और राशि चेंज होगी। ये जो समय है पूरी तरह से ये जनता सड़कों पर उतरेगी, और राहु क्या करेगा? वो एम्पलीफायर का काम करेगा। जैसे ही जनता सड़क पे उतरी वैसे ही संशोधन होने शुरू हो जाए। तो ये पश्चिम में ज्यादा इसका असर देखा जाएगा? देखिए, पूर्व और पश्चिम दो एरिया तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं भारत से दोनों एरियाज को देखती हूँ, एक पूर्व और एक पश्चिम दिशा। दूसरा, भारत के अंदर भी ये पूर्व और पश्चिम में ही ज्यादा होगा। अच्छा, ये तय है कि यहाँ पर होगा। और जनवरी मंथ में हो सकता है कोई भारत में कोई नया संविधान या कुछ नए रेगुलेशन लागू हो जिसके कारण फिर जनता विचलित हो जाए। अच्छा। ये जो पीरियड है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 12 मई के बीच का पीरियड है, क्योंकि 12 मई तक जो कंडीशन बन रही है वो मंगल उच्च की राशि में है, पंचग्रही राजयोग के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे, फिर वो शनि के साथ द्वंद्व दोष बनाएंगे। तो वो जो द्वंद्व दोष का टाइम होगा आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, यानी जनता के पास और सरकार के पास, दोनों के पास क्लैरिटी नहीं है, तो वो कंडीशंस आगे बन रही हैं। और ये सब भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में ये सब चीजें हम देखेंगे। तो अराजकताएं फैलने का समय है ये पूरा 12 मई तक, स्पेशली 12 मई तक 12 मई के बाद ये कम होगा, क्योंकि जून में गुरु उच्च के हो जाएंगे, लोग थोड़े से एजुकेटेड होना शुरू हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये नहीं, ये करना है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। धार्मिक जितनी भी चीजें हैं ये इस साल बढ़ेंगी, धर्म विरोधी ताकतें भी बढ़ेंगी, धर्म भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी चीज को आगे बढ़ाना है तो धर्म विरोधी ताकतें तो बढ़ेंगी। लेकिन 2027 में आप इन सब चीजों को शांत दिखोगे, इन सब चीजों को, और सब चीजों को नहीं, क्योंकि जो परिवर्तन आ रहे हैं आने वाले समय में वो नेचुरल डिजास्टर हो या इससे राजनीति से रिलेटेड हो, वो होते रहेंगे। क्योंकि ये जो पीरियड है मेदिनी ज्योतिष के द्वारा जो हम देखते हैं 2032 तक, ये बहुत स्पेशल पीरियड है आने वाला समय, क्योंकि हमारे ज्योतिष के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें एक हम ह्यूमन बीइंग के जन्म से लेके संतान, शादी, विवाह सबको देखते हैं। एक पूरा आ गया जिसमें हम क्लाइमेट और पूरी राजनीति, विश्व की तरह से ग्लोबल चेंजेस को देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अभी चलेगा, अभी चलेगा, अभी चल रहा है 2032 तक, जब तक गुरु अतिचारी हैं और शनि वृषभ राशि से गोचर करते हुए आगे राशि में नहीं ट्रैवल करते, क्योंकि 2030 तक तो वो नीच के हैं, फिर वो वृषभ में आएंगे, यानी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। वो शुक्र की राशि है, अर्थ की राशि है और पैसे की राशि है, यानी वहां पर इकोनॉमिकली भारत बहुत बड़े परिवर्तन पे खड़ा होगा जो बहुत पॉजिटिव होगा। 2032 की अगर मैं बात करूं तो शनि महाराज और गुरु महाराज कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, जो अभी चल रही है, जो अस्थिरता है वैश्विक स्तर पर, जी, ग्लोबल अनरेस्ट, इतना केओस, टेंशंस, तब तक गुरु महाराज अपनी राशि से गोचर करते हुए नजर आएंगे। अभी वो सिंह, कन्या, फिर तुला शुक्र की राशि, फिर वो वृश्चिक और फिर वो धनु में पहुंचेंगे। तो ये जो आने वाला समय है वहां पे शनि और गुरु ही बैलेंस करते हुए नजर आएंगे, और राहु भी कहीं ना कहीं शांत हो चुका होगा, क्योंकि राहु भी अपनी उच्च की राशि में ट्रैवल करने के बाद वो अगली राशियों में आगे बढ़ेगा, सूर्य चंद्रमा की राशियों में आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने पूरे रिफ्लेक्शन दे चुका होगा। तो पहली बात तो जो लोग ये कह रहे हैं कि शनि की वजह से हो रहा है, गुरु की वजह से हो रहा है, किसी एक ग्रह की वजह से कुछ नहीं हो सकता। मेरी बॉडी नहीं चल सकती, मेरा दिमाग नहीं चल सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो नवग्रह ही सब कुछ करते हैं। और नवग्रह के अंदर जो ये 27-28 नक्षत्र बैठे हैं वो सारा खेल वो खेल रहे होते हैं, और नाम लगता है ग्रहों का। जब तक शनि अपने ग्रह में, अपने नक्षत्र में नहीं आएगा तब तक न्याय पूरी तरह कैसे होगा। आप मेरे घर आए हो, आपके पास पावर्स तो है बट उतनी नहीं है जितनी आप अपने घर में पावरफुल हो, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। तो इस समय मोस्टली सारे प्लैनेट पावरफुल हुए पड़े नक्षत्र वाइज। शनि हो गया, राहु हो गया, गुरु भी पुष्य में जाकर के पावरफुल हो जाएगा,
और पुनर्वसु नक्षत्र बहुत स्पेशल नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र को हम ऐसे देखते हैं कि डेड बॉडीज भी हैं, डेथ भी है और कुछ नया क्रिएशन भी हो रहा। पुनर्वसु, पुनः बसना। मैम, हम भविष्य मालिका की बात कर रहे थे। आपने बोला कि भविष्य मालिका में जो जो संकेत दिए गए हैं वो सच होते हुए देखे जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस बताया गया है, बहुत महत्व दिया गया है। अभी की मैं बात करूं, हम युग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ये युग ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, यानी कलयुग अपने एंड पर है और अब सतयुग आने वाला है, ऐसा कुछ देखा जा रहा है। देखिए, ये कहना तो बहुत गलत होगा कि कलयुग एंड पर है और सतयुग आने वाला है, क्योंकि अगर मैं भविष्य मालिका को पढ़ती हूँ, जितना मैंने उसको पढ़ा है, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, ये क्लियर है, जितना मैं महाभारत को पढ़ रही हूँ, जितना मैं हरवंश पुराण को पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे जो डेट्स हैं जो वो क्लियर नहीं की गई हैं। अच्छा। तो मुझे अभी हर शास्त्र पे कहीं ना कहीं कोडिंग में गलती फील हुई है। अच्छा, रियली? क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि राम सेतु पुल इतने हजार वर्ष में बना, तो फिर रामायण में जो डेट दी गई है और जो शास्त्रों में लिखी गई है पाप युग की जो डेट, कल युग की जो डेट, वो मैच क्यों नहीं कर रही है? त्रेता और द्वापर की डेट्स तो मैच करनी चाहिए ना, क्योंकि नासा ने भी तो राम जी का जन्म निकाल लिया है और एक्यूरेट निकाला जो शास्त्रों में मेंशन था। इसका मतलब वो चीज बिल्कुल क्लियर थी और उसकी कोडिंग सही हुई। लेकिन जब उसके काल की बात आती है कि त्रेता काल, द्वापर काल, तो वहां पे कोडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं इस चीज को मानती हूँ कि सतयुग छोटा था, त्रेता उससे बड़ा, द्वापर उससे बड़ा और कलयुग उससे बड़ा होगा। ये चीज तो मैं क्लियर हूँ, लेकिन कितना? क्योंकि भविष्य मालिका डेट कुछ दे रहा है और मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं मानती कि पाप कलयुग समाप्त होने वाला है, क्योंकि कलयुग के एंड में जो बातें लिखी गई हैं वहां पे एक चीज लिखी गई है कि मनुष्य रोबोट बन चुका होगा, यानी उसकी चेतना, उसका मन खत्म हो चुका होगा। क्या हम ये देख रहे हैं? नहीं। लोग अभी भी अध्यात्म को मानते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ प्यार करते हैं, रिश्तों में बंधे रहना चाहते हैं। हाँ, कम हुआ है वो, लेकिन है अभी भी। तो कैसे मैं मान लूं कि कलयुग शुरू हो चुका है? क्योंकि हम रोबोट नहीं बने हैं, हमारे अंदर चेतना भी है, हम अपने मन को भी स्वीकार करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, और ये हम अपने जेनजी बच्चों में भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे। हाँ। और बल्कि मुझे लगता है कि जेनजी बच्चे हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट है। उनको पता है कि हमारा साल कब शुरू होगा, हमें नहीं पता था शायद उस उम्र में। हमें बहुत सी चीजें उस एज में नहीं पता थी जो हमारे बच्चों को पता है। इसका एक मुख्य कारण सोशल मीडिया को भी मैं दूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सी चीज़ें फैलाई भी हैं, लेकिन एक मुख्य कारण उनकी इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि वो अडेप्ट कर रहे हैं वो चीज़ें। तो ये जो इंटेलिजेंस है मैम, क्या ये प्री डेस्टाइंड था? मैं कहूँ कि प्लानिटरी पोजीशंस पहले से ही प्री डेस्टाइंड थी कि एक डिवाइन टाइमिंग थी और उसी में जा कर के ये कॉन्शियसनेस बढ़ती हुई देखी गई। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो युग ट्रांसफॉर्मेशन में और भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के योगदान देने वाले हैं। आपने पिछले साल कुंभ मेले में भी देखा कि युवा कितना गया है। भले ही आप कहें कि वो सोशल मीडिया के लिए पिक्चर लेने गया था, बट गया तो था। वो वहाँ पे संतों से तो मिला और वहाँ पे उसने ग्राउंड लेवल की क्लैरिटी को भी देखा। तो हमारा जेनजी बहुत आगे जा रहा है। मुझे वर्ड पसंद नहीं है बेसिकली जेनजी, लेकिन मैं कहूँगी हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और जेनजी वर्ड उनके लिए नहीं बनता है। तो मुझे लगता है इसमें भी संशोधन होना चाहिए क्योंकि जेनजी से आपको क्लियर हो रहा है कि शायद उनमें इमोशंस नहीं है, बट हमारे बच्चों में बहुत इमोशंस है और वो प्रैक्टिकल भी हैं। मुझे लगता है जो 80s और 90s वाले लोग थे वो इतने प्रैक्टिकल नहीं थे और इमोशनल ज़्यादा थे। आजकल के बच्चे इमोशंस और प्रैक्टिकलिज्म में बैलेंस है। हाँ, ये आगे जब युग परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि आगे के बच्चे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा और इमोशंस खत्म हो जाए। क्योंकि अगर युवा बच्चों को देख रहे हैं और हम वृद्धाश्रम देख रहे हैं, तो वृद्धाश्रम में जेनजीस के पेरेंट्स नहीं है, हम लोगों के पेरेंट्स। तो प्रॉब्लम किस में है? हम में। ना हम इमोशंस को पूरी तरह समझ पाए, ना हम प्रैक्टिकलिज्म को पूरी तरह समझ पाए। तो प्रॉब्लम हमने क्या की, हम बैलेंस नहीं बिठा पाए, जो जेनजी बच्चे शायद बिठा ले जाएंगे। मैम, 1980s की बात की जाए, 80s, 90s, 2000, देन अभी जो लास्ट 2 डेकेड्स गए हैं, हर डेकेड में
जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी कॉन्शियसनेस में बहुत डिफरेंस देखा गया, इंटेलिजेंस में डिफरेंस देखा गया, और ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले का अगर मैं कहूँ कि 1980 के पर्सन की बात कर लो और आज के बच्चे की बात कर लो, दोनों का प्रेजेंस ऑफ माइंड में, दोनों की इंटेलिजेंस में फ़र्क देखा गया है। तो ये इनके पीछे क्या प्लानिटरी पोजीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं? बिल्कुल है। अगर मैं 50-60s की बात करती हूँ तो लोगों में एक जज्बा हुआ करता था अपनी भारत माता को लेके। शायद वो सर्कमस्टांसेस का भी एक रूल था, लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स के द्वारा कुछ चीजें अलग सिखाई जा रही थी कि पुरुष हो आप, स्त्री को ऐसे रहना, पुरुष को ऐसा रहना है। फिर 80s और 90s आया, यहाँ पे हमने क्या चेंजेस देखे कि जो प्लानिटरी सिचुएशन थी वो भी चेंज हो रही थी। शनि तो नीच का हुआ, 71 के आसपास जो पाकिस्तान और इंडिया में युद्ध हुआ था वहां पे भी हुआ था, लेकिन उस समय और प्लैनेट वैसे काम नहीं कर रहे थे। तो हमने वहां से फिर एक परिवर्तन देखा कि फीमेल्स ने भी बड़े उस पे आके जॉब्स को ज्वाइन किया। तो जो 70s और 80s वाली लाइन है वहां पे जॉब्स बहुत लगी हैं, लेडीज ने भी ली है। अब जो 70 वाली लाइन थी, अगर मैं 7 नंबर को लूं तो वो केतु का नंबर है। आप 70s वाले लोगों में एक चीज बहुत देखोगे, वो हर समय अपनी बातों को, पुरानी बातों को बहुत रिपीट करते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं ब्लैक होल है, वो पीछे की चीजों को उठा के लाता है। 80s वालों में आपने क्या देखा कि जो जितने भी 80s वाले हैं, आप कभी भी अपने आसपास के लोगों से बात करो, उनकी मैरिड लाइफ, इमोशंस उतने करेक्ट नहीं रहे, क्योंकि वो शनि का नंबर था और वो ड्राइनेस देता है, वो लव नहीं दे सकता। तो आप 80s वाले लोगों को देखोगे तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम बहुत है। मैं 100% नहीं कहूंगी, बट आप 70% देखोगे मैरिड लाइफ को लेकर के हर लेडी या हर पुरुष दुखी या परेशान हुआ है, चाहे वो कुछ पीरियड के लिए हुआ। 90s वालों में हमने क्या देखा कि युवाओं में बहुत एग्रेशन था। जो 90s वाले लोग हैं, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये हमने बहुत देखा। और 2000 वाले बच्चे जहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हुई है, ये इमोशंस बड़े हैं। अब 90s वालों को आप एक बार कैलकुलेट करो, हाँ, ये बहुत गुस्से वाले हैं कंपैरिजन 2000 वालों से। हाँ, ये इमोशनल थोड़े कम है, वल्नरेबल कम है। वो बाकी बच्चे जो हैं 2000 के बाद वाले, वो ज्यादा इमोशनल और वल्नरेबल इमोशनल भी हैं और वो अपनी बातों को रखना जानते हैं। हाँ। जबकि 90s वाले बच्चे अपनी बातों को रख ही नहीं पा रहे हैं। वो उनमें क्लैरिटी है अपने लक्ष्य को लेकर के, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन वो वोकल नहीं है, डिप्लोमेटिक रहता है कहीं ना कहीं। डिप्लोमेटिक भी नहीं बोलूंगी वर्ड, वो जो है वो इसी में खुश है, हम ऐसे, हमें ऐसे एक्सेप्ट करो। लेकिन 2000 वाले बच्चों में मैंने देखा कि वो बैलेंस बच्चे जा रहे हैं, चाहे नॉलेज हो, चाहे धर्म हो, चाहे आपका घर परिवार है, चाहे एजुकेशन है, वो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत इमोशंस है उनमें। तो क्लैरिटी उनमें हमसे ज्यादा है, उन नंबर्स के कारण भी, और जो वो एरा चल रहा होता है उसके कारण भी। क्योंकि अब 2000 से लेके 2020 का जो 20 साल का एरा था, वो चेंज होकर के अब 20 के बाद का एरा चल रहा है। और कहीं ना कहीं डायमेंशन की भी बात हो रही है यूनिवर्स में, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि डायमेंशंस में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि धुरी में परिवर्तन हो रहा है, चाहे पृथ्वी की धुरी है, चाहे सूर्य की धुरी है, चाहे गैलेक्सी की धुरी है, तो वो परिवर्तन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। मैम, जेन अल्फा की बात की जाए, जेनजी के बाद की जो जनरेशन है, अभी जेनजी को देखा गया हाईली एक्टिव, हाइपर एक्टिव। नेपाल में भी हमने बहुत कुछ देखने को हमें मिला है, और मैं देख रही हूँ कि बच्चे पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं इश्यूज़ को, ग्लोबली भी क्या कुछ हो रहा है उसको भी समझ रहे हैं, दे आर वोकल, जैसे आपने बोला। तो जो कुछ देखने को हमें दूसरे देशों में मिला है, किस तरह की एक्टिवनेस की पॉलिटिक्स और वहाँ की अर्थव्यवस्था कहूँ मैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहूँ, उसमें वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि बड़ा मेजर चेंज देखने को मिला। ऐसा कि आने वाले समय में अगर मैं जेन अल्फा की बात करूँ, वो किस तरह का देखने को मिल रहा है कि हम बात कर रहे हैं 2032 तक की, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिलेगा? वो क्या इनसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि वो इनसे ज़्यादा एक्टिव होंगे, लेकिन 2026-27 में जो जेनजी है वो भारत में भी कुछ ऐसा करने वाले हैं। अच्छा। जो नेपाल में और बांग्लादेश में भी चीज़ें हमने देखी हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो क्रिटिकल कंडीशन पे खड़ा ही है, नेपाल तो खड़ा ही है, ये भारत में भी होगा। जेनजीज के द्वारा वो सड़कों पर उतरेंगे। दूसरा, जो आने वाले हमारे जेन अल्फा बच्चे हैं, उसमें आप एक और चेंज देखोगे, वो इमोशनल और भी ज्यादा होंगे। अच्छा। क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि पेरेंटिंग ऐसी हो चुकी है कि हमने बच्चों को पैम्पर करके रखा हुआ है, बट ये गलत है। वो हमसे भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा इमोशनल है और वो उनसे भी ज्यादा नॉलेजेबल होंगे। आने वाला बच्चा 2 साल की एज में भी बहुत अच्छे से कंप्यूटर और लैपटॉप को समझ रहा है,
फोन को समझ रहा है, जो जेंजीज भी नहीं समझ पा रहे। राइट। और अगर हम एआई या इन सब युग की बात करते हैं, तो ये वाला जो पीरियड है, यहाँ पे चेंज आ रहा है। अभी हमारे हाथों में ये स्मार्टफोन या आईफोन्स हैं। आप आने वाले 2-3 साल में देखोगे हमें फोन की जरूरत नहीं होगी। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम अपनी उंगलियों से ही हर चीज को यूज कर पा रहे होंगे। हाँ। तो ये सब चीजें आने वाले फ्यूचर में दिख रही हैं। मैम, मैंने तो देखा है कि जो जेन अल्फा बच्चे हैं, दे आर वेयरिंग रिंग्स, वो उनका गैजेट है रिंग, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। मोबाइल को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, बिल्कुल। जस्ट लाइक दैट। लेकिन साथ ही साथ मैं उनके अंदर ना स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देख रही बहुत हूँ। ज्यादा होगा। प्रैक्टिकलिज्म, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। और वो बच्चे बहुत लॉजिकल पैदा हो रहे हैं, आप ये भी ध्यान हाँ, दीजिए, right. क्योंकि गुरु अतिचारी है। Right. तो ज्ञान अडॉप्ट करने की उनकी क्षमता बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वो हमसे और जेंजिस से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत strong लेकिन है। एक चीज हम उसमें और देखेंगे, जब हम ज्ञान को बहुत स्पीड से लेते हैं तो हम गलतियां ज्यादा करते हैं। यानी बच्चों में पेशेंस कम होगा और वो गलतियां करेंगे नॉलेज होते हुए। एक कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमसे ये गलतियां हो सकती हैं। हाँ। हमारे टाइम के बहुत से लोग आपको मिलेंगे, वो ये कहने वाले हैं। आगे आने वाला बच्चा इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे से गलती हुई है। ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जेंजीज में भी है, ये बहुत रिफॉर्म कंडीशन में है, लेकिन आगे ही बढ़ती जा रही है। लेकिन मैम, मैंने जो देखा है कि जेन अल्फा को, जैसे अभी तक मैंने जो ऑब्जर्व किया है, उनके अंदर एक्टिव माइंडेडनेस है, इंटेलिजेंस ज़्यादा है, अग्रेशन कम है और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज़्यादा है। और वो, मैं कहूँ कि उनके अंदर मैनर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मैनर्स भी है, लेकिन अपनी बात को भी मनवाना हाँ, जानते ये भी हैं वो। आता है उनको। तो अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि अभी तो वो छोटे हैं, अभी तो आप उनके एक यंग एज को देखोगे आगे, वो नहीं मानेंगे कि मैं गलत हूँ। वो आपको लॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी, अध्यात्म से भी प्रूव कर देंगे कि आप गलत हो। तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज देखी जाएगी कि मैं गलत नहीं हो सकता, मेरी नॉलेज गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस पीरियड में वो पैदा हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, उस समय गुरु बहुत लंबे पीरियड के लिए अतिचारी हुआ है। तो ये जो ग्रह की सिचुएशन है, शनि का नीच राशि की तरफ, मीन राशि की तरफ बढ़ना, उसका रिफ्लेक्शन भी तो देखा जाएगा। राहु का शतभिषा नक्षत्र में, यानी अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या अब जो बच्चे स्कूल जाके नॉलेज को ले रहे हैं, तो वो पूरी तरह से साइंस को प्रभावित कर रहे हैं और वो अध्यात्म में भी विज्ञान ढूंढेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि संतों ने बोल दिया कि आपको दही से नहाना चाहिए, आपको हल्दी से नहाना चाहिए, तो पब्लिक नहा रही है। अब क्वेश्चन उठेगा क्यों, रिसर्च होगी क्यों। वो एक अच्छी चीज है, वो होनी भी चाहिए। Yes. और शास्त्रों में आपको सच बताऊं, ये लिखा भी गया है हाँ, कि हल्दी के ये उसके वो है ये फायदे, effects, ये हाँ, नुकसान है, ये इफेक्ट्स है, उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। साइंटिफिकली भी लिखा गया है, Yes. ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा गया। अगर आप साइंस और ज्योतिष को जोड़ते हो तो हमें सब चीजें मिलती हैं। बट संतों ने वो चीज क्लियर नहीं करी है, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। बच्चे वो क्वेश्चन मार्क करेंगे तो वो चीजें बाहर आएंगी। यानी अब विज्ञान और ज्योतिष बहुत ज्यादा मर्ज होता हुआ बाहर आता हुआ नजर आएगा, और ये हमारे बच्चे जो अल्फा है, वो बच्चे करते हुए नजर आएंगे आपको। हाँ, वो तो मैम देखा जा सकता है अभी से। इट्स अभी से बच्चे हमसे पूछेंगे कि अच्छा ये प्लानिटरी सिचुएशन चेंज हो रही है, तो मम्मी हम पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। हाँ। और अगर वो उस दिन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन होता है मेरे से। और अगर मैं गिरा हूं या मुझे चोट लगी या मेरा नंबर कम आए तो क्यों आए, आप मुझे पहले इसका वो दो। ये बच्चों में बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत चीजों पर लॉजिकली काम कर रहे हैं। सो मैम, 32 में हम बात कर रहे थे 2026 से 32 की। आपने बोला भारत में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मेजर चेंजेस की हम बात करें, आपने बोला एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। किस तरह का होगा ये चेंज? मुझे लगता है कि शायद पाठ्यक्रम में जितने भी चैप्टर्स थे वो चेंज कर दिए जाएं। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ तो मुगल्स और इंग्लैंड इनके बारे में ही रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली, लेकिन जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, क्या वो उससे आप सेटिस्फाइड हो, या हमारी भारत की जनता सेटिस्फाइड है? नहीं, इनफैक्ट बच्चे भी नहीं है। तो जेंजी इस चीज को लेकर के तो खड़े होंगे कि हमें ये पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, जो एक्चुअली राइट नहीं है। तो हमें सही पढ़ाओ, जो चीज सही है वो हमें सही दो, हमारे बच्चों को भी सही दो, तो जेंजीज आएंगे।
अच्छा, सो 2032 तक अगर मैं देखूं तो जेनजीज हैं प्लस जेन अल्फा, ये दोनों ही बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होने वाले हैं फिर। हाँ, राजनीति में भी आप देखेंगे कि 2026-27 में ही बहुत से युवा राजनीति को ज्वाइन कर रहे हैं, धर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, संत बनने की उसमें जा रहे हैं। संत बनना पहले लोगों को लगता था कि सबसे इजी काम है, रोटी भी मिल जाती है, घर भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, ट्रस्ट भी फंडिंग कर देता है, सरकार भी फंडिंग कर देता है, तो हम इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज का जो बच्चे हैं, आज के जो युवा हैं, वो संत समाज को ऐसे नहीं देखता, वो देखना भी नहीं चाहता ऐसा। वो चाहता है कि जो संत हैं वो प्रैक्टिकली हमारे लिए, विश्व के लिए क्या कर रहा है ये बताओ। मैंने तो मैम ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, सारा सोशल वर्क करते हैं, हर चीज का वहन खुद करते हैं, अपने पर्सनल जो भी उनका कमाई, बिल्कुल सही कह रहे जो हो। भी उन्होंने जब वो कॉर्पोरेट में और रहे, आपने ऐसे भी उन्होंने देखा बहुत होगा सोशल वर्क जो किया, कुछ नहीं सड़कों से लिया। उठ के संत बन गए, हाँ, जिनको नॉलेज भी नहीं है, जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, वो भी संत बना हुआ है। तो वहां पे भी तो रिफॉर्म्स होंगे ना। हाँ, एक्चुअली संत क्या है, संत का मतलब क्या है? संत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास एजुकेशन तो होगी तभी वो संत बना है, तभी तो वो विश्व कल्याण के लिए काम करेगा। आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आप विश्व कल्याण के लिए कैसे काम कर सकते हो, जब आपको सही गलत के दायरे ही नहीं पता है। तो चाहे हमारा संविधान है, चाहे हमारे शास्त्र है, इसकी नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए। राइट। तो वो रिफॉर्म्स होंगी, वो चीजें जो अभी तक हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड देख रहे हैं, बहुत मिक्सचर देख रहे हैं, वो रिफॉर्म्स होंगे। मतलब नॉलेज और वेग में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं Right. कि एक्चुअल क्या है। अब एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम देखें तो हर तरफ एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ रहे हैं, वास्तु विशेषज्ञ बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है, टीचर्स बढ़ रहे हैं। अगर हम नॉर्मल सब्जेक्ट की बात करें तो क्या वो ठीक है? नहीं, वहां पे भी तो आने चाहिए ना परिवर्तन कि ये ठीक है और ये गलत है। तो ये जो समय ये वैसा ही है जहाँ पे नॉलेज और धर्म परिवर्तन हो रहा है, यानी यहाँ पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। और शनि मीन राशि में आके यही करता है, उसका काम यही है। और अब उसे सपोर्ट किसका मिल रहा है? गुरु का भी और राहु का भी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। फिर जब वो मीन राशि से निकल के मेष में जाएगा, अब क्या होगा? पॉलिटिकली सब कुछ चेंज कर देगा। अच्छा, चाहे वो भारत की पॉलिटिक्स हो या पूरे विश्व की पॉलिटिक्स हो, तो पॉलिटिक्स पूरी तरह से आप चेंज देखोगे। संविधान बदल चुके होंगे बहुत सी कंट्रीज के, बहुत सी कंट्रीज हो सकता है गायब हो जाए या टुकड़ों में बट जाए। भारत की मैम बात करें, भारत में किस तरह के पॉलिटिकल चेंज होंगे? क्या पावर शिफ्ट्स हो सकते हैं? हाँ, पावर शिफ्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा और आगे भी देखे कि बहुत से नेता चेंज हो रहे हैं, पार्टीज चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सी चीजें अब हम देखेंगे यहाँ पर भी। और हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा पास भी अब हम देखेंगे कि क्रिटिकल कंडीशन आती हुई नजर आ रही है। और ये 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और जुलाई तक उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। फिर बैलेंस करेंगे वो कंडीशन को, फिर अक्टूबर के साथ फिर वो कंडीशन फिर कोलैप कर जाएगी। मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल आएगा एंड देन बैलेंस भी दिख रहा है। 2027 में फिर स्ट्रगल है, मतलब वो छोटा सा पीरियड है जहाँ पे वो छोटा सा बैलेंस कर period। रहे हैं। और उनकी भी मंगल की जैसे कि महादशा चल रही है, भारत की भी चल रही है। तो मोदी जी बहुत डिप्लोमेटिक आंसर अब नहीं देंगे। अच्छा, अब वो क्लियर आंसर देंगे, चाहे वो विश्व को हो, चाहे वो पाकिस्तान को हो, चाहे वो किसी को भी हो। तो उन्होंने अब बहुत क्लियरिटी से बात करनी है, ये तो ये, अदरवाइज ये लो। मतलब भारत एक स्ट्रांग पोजीशन में आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, कि चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, आपने अगर वार किया तो हम डबल वार ही करने वाले हैं। तो ये कंडीशन पे खड़े हो जाएंगे मोदी जी। ये भारत के लिए तो फिर ये पॉजिटिव एक साइन है। पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन युवाओं के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि युवा चेंज चाहते हैं अब। और वहां पे चेंज लाने में अभी शायद टाइम है, संविधान को समय लगेगा और वो चेंज चाहेंगे जल्दी। तो यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन तो मोदी जी के लिए भी बनेगी, क्योंकि अगर जनता उतरी सड़क पर तो ये उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो बाहर की लड़ाई तो वो अच्छे से लड़ लेंगे, अंदरूनी लड़ाई लड़ना बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो सकती तो है। मैम 2032 में ये जो आप बता रहे हैं उथल पुथल, इसमें कुछ बैलेंस आगे दिख रहा है? हाँ जी, जब शनि महाराज वृषभ राशि से गोचर करेंगे तो बहुत सी चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे 30 के बाद चीजें बैलेंस होनी शुरू हो गई हैं और 2032 तक अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी वो, क्योंकि तब जुपिटर भी धनु राशि से गोचर कर रहे होंगे, तो बहुत सारे बैलेंस हम तब देखेंगे।
मैम आपने बोला था अभी जब हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे कि एजुकेशन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जाएगी, वैदिक साइंस भी पढ़ाई जाएगी, ये कब होने वाला है? मुझे लगता है 2026 में स्टार्ट होने वाला है और मैं ये चाहती भी हूँ कि हो। आपको शायद पता है या नहीं है, हमारे पहले जितना भी पाठ्यक्रम था जब अंग्रेज मुगल्स आए, उससे मुगल्स अंग्रेजों से पहले जब मुगल्स थे तो हमें पंचांग सबको पढ़ाया जाता था। जी। साउथ इंडिया में तो आज भी जब वो एक पंडित को हायर करते हैं किसी भी पूजा के लिए तो साक्षात्कार करते हैं कि आप बताओ कि आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, बुध कौन से नक्षत्र में है, वो पूछते हैं। क्योंकि आप किसी की कुल की पूजा कराने जा रहे हो, किसी की ग्रह शांति कराने जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि प्लैनेटरी सिचुएशन क्या है, तो आप पूजा कैसे करा सकते हो? बिल्कुल नहीं करा सकते। कि अगर आज बुध अच्छे नक्षत्र में नहीं है या मेरी कुंडली में चंद्रमा आज अच्छे उसमें नहीं बैठा भाव में, तो मैं पूजा क्यों कराऊं या क्यों नहीं कराऊं? तो बहुत सारी चीजें हमें जाननी चाहिए। आपने मुझे बोला कि कल का दिन बहुत अच्छा है, आप पूजा करा लो। क्या वो मेरी कुंडली में मेरा चंद्रमा छठे 8वें 12वें तो नहीं होगा? ये भी तो हो सकता है कल जो चंद्रमा जिस राशि में हो वो मेरी कुंडली के बैलेंस में ना हो। कल का दिन अच्छा है, ये पॉसिबल है, अच्छी बात है, बट मेरे लिए अच्छा है या नहीं, कुंडली का अलाइन करना जरूरी, बहुत जरूरी है। अब जैसे कि हम लोग 2026 पे प्रिडिक्शन देते हैं कि मेष से मीन तक ये होगा या 1 से 9 नंबर ये होगा, ये एज अ जेनरिक ठीक है, कंडीशन ठीक बिठा देता है, लेकिन 100% की तो अथॉरिटी नहीं दे सकता ना, क्योंकि लाखों लोगों पर हम बात कर रहे हैं, तो 100% तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। हाँ, आपको एक मोटा मोटा एक ग्राफ मिल जाता है कि ये चीजें ठीक रहेंगी और ये चीजें बुरी हो सकती हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि आपकी कुंडली अलग थी, आपके नक्षत्र अलग थे। अब शनि मीन राशि से गोचर कर रहा है, मेष राशि की 7.5 और मेष राशि वाले बहुत परेशान है। वो इस बात को सोच के परेशान है कि शनि की हमें 7.5 लगी है। अरे अपनी कुंडली में शनि की कंडीशन तो देखो, तुम्हें तो वो देने आया है, तो तुम क्यों परेशान हो? कई बार मुझे क्वेश्चन आते हैं, मैम मेरी शनि की 7.5 मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा केतु की महादशा शुरू हुई, तो मैंने अपने गुरु से पूछा मेरी केतु की महादशा शुरू हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो कह रहे हैं आपकी तो बहुत बढ़िया जाएगी, और सच में वो 7 इयर्स मेरे बहुत बढ़िया गए। मुझे दतिया शक्तिपीठ से मंत्र मिला, मुझे 64 योगिनी से मंत्र मिला, मेरी दीक्षा आगे बढ़ी, मेरा अध्यात्म आगे बढ़ा, मेरी एजुकेशन आगे बढ़ी। तो हमें जो लगता है कि ये बुरा है, वो हमारी कुंडली पे डिपेंड करता है। सो मैम अभी हम बात कर रहे हैं भारत में होने वाले मेजर चेंजेस जो 2026 से 32 में हम देख रहे हैं। आपने ये भी बोला कि एजुकेशन में आपने तो ये बोला कि पंचांग ऐड किया जाएगा, वैदिक साइंस पढ़ाई जाएगी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाए, रामायण गीता को इन्वॉल्व किया जाए। और मैं कहती हूँ रामायण गीता ही क्यों, महाभारत क्यों नहीं? बिल्कुल महाभारत भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप युग परिवर्तन की बात कर रहे हो तो महाभारत काल भी एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे युग परिवर्तन हुआ था, जहाँ पे स्त्रियों को दबा के पुरुषों को अप किया गया था। अब वो समय दोबारा हम देख रहे हैं जहाँ पे स्त्रियां, मैं कह रही हूँ स्त्रियां बराबरी मांग क्यों रही हैं? क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं आप पहले से ही ऊंची हैं। आपने एक चीज नहीं देखी होगी, जब हमारे घर में पूजा होती है तो पुरुष से कुछ मुद्राएं बनवाई जाती हैं, शुद्धिकरण होता है उनकी चोटी का, उनके हृदय का, उनके सब चीजों का एक शुद्धिकरण किया। क्या स्त्रियों का शुद्धिकरण होता है? न्यास पुरुष न्यास नहीं होता, क्योंकि शुद्धिकरण की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो देवी रूपा है वो अपने आप में शुद्ध है, वो शक्ति है, शक्ति के बिना पुरुष पूजा कर ही नहीं सकता। तो जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है और वो जो शक्ति रूपा है वो शुद्ध है, तो वो बराबरी मांग क्यों रही है? आप तो पहले से ही पावरफुल हो, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है, एक युग परिवर्तन हुआ जहाँ पे स्त्रियों को डाउन पे चलाया गया। क्योंकि अगर गंगा का विवाह देखा जाए, माँ गंगा का, तो वो जाके उनसे पूछ रहे हैं कि आप मुझसे विवाह करोगी? हम सीता जी का स्वयंवर देख रहे हैं, हम द्रौपदी का स्वयंवर देख रहे हैं, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? हाँ, और मैम ये भी था महाभारत काल में सबको उनकी माँ के नाम से जाना जाता था, तो स्त्री सत्ता तो उस समय थी, स्त्री सत्ता शुरू से थी। हम आज भी देवी को ही सत्य मानते हैं, राधे कृष्ण ही बोला जाता है, लक्ष्मी नारायण ही बोला जाता है, सीता राम ही बोला जाता है, वो आज भी है। लेकिन वो एक पीरियड ऐसा आया जहाँ पे पुरुषों को ये लगा कि हमें आगे होना चाहिए। तो महाभारत अगर आप पुराण पढ़ते हो, सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं, महाभारत पूरा पुराण अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा ये चेंजेस लाए गए। और वो क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि कहीं उन्होंने विवाह को भी क्यों बैलेंस किया? क्योंकि वो देख रहे थे कि आने वाला समय
क्योंकि मुगल्स आएंगे, अंग्रेज आएंगे, तो वो हमारे लिए क्रिटिकल होगा। तो उन्होंने विवाह की एक स्थापना को बनाया। विवाह पहले भी होते थे, लेकिन उसके बाद भी स्त्री को वो था कि आप किसी भी पुरुष के साथ जा सकते हो, स्त्री को दबाया नहीं जा रहा था। लेकिन विवाह की एक स्थापना बनाई गई कि अब स्त्री पुरुष को एक ही उसमें बंधना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि आने वाली कंडीशन बहुत डिफिकल्टीज भरी आने वाली है। मैम, आपने बोला कि फाइनेंस में भी चेंज आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में भी चेंज आएगा, बैंकिंग में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। किस तरह के मेजर चेंजेस होंगे ये? देखिए, हम एआई को देख रहे हैं, गूगल पे, पेटीएम, ये एक सुविधा कोरोना से हमें अच्छी मिली। ठीक है, अब हम कहीं से भी पैसा ले सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं, हमें कैश रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्कैंडल्स भी हम देख रहे हैं। तो 2026 और 27 चूंकि गुरु और मंगल का साल है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र को और न्यायपालिका में रिफॉर्म्स आएंगे। अच्छा। ये 3 चीज सेक्टर्स जो गुरु से रिलेट करते हैं, बैंकिंग, गुरु का नॉलेज, पूरा धर्म हो गया, नॉलेज हो गया, और न्याय से संबंधित, क्योंकि शनि मीन राशि से गोचर करके मेष में जा रहा है। और राहु को अगर मैं शतभिषा नक्षत्र में देखूं तो एआई बहुत ऊपर जा रहा है। जब से राहु कुंभ में आया तब से तो ब्लास्ट कर रहा है एआई चारों तरफ यही हो रहा है। जब तक राहु नहीं आए थे तब तक एआई था, नाम था, लेकिन हर घर में नहीं पहुंचा था। अब हर घर में पहुंच चुका है। जो भी चीज राहु से बनती है वो खत्म भी जरूर होगी, और जल्दी होगी, क्योंकि वो जल्दी बनी है, जल्दी खत्म होगी। अस्थिर होता है, उसका आयु ही वैसी है, अस्थिर प्लैनेट है, और वो चीज को ब्लास्ट करता, बढ़ाता और खत्म भी कर देता है। ये उसका नेचर है। तो मुझे लगता है एआई का नाम भस्मासुर है, जो अपने आप को खुद ही खत्म कर बैठेगा, और साइंस एक नए अच्छे स्रोत की तरफ आगे बढ़ेगा, जो एआई से ज्यादा सिक्योर होगा और एआई से ज्यादा नॉलेजेबल होगा। तो एआई के ऑप्शन में कुछ नया आने वाला है, क्योंकि एआई में तो वही है ना। अगर एआई आपकी ज्योतिष की गणना कर रहा है, एक एग्जांपल देती हूँ, आज बहुत ऐड चल रही कि एआई आपके कुंडली को बता देगा। क्या वो आपकी इमोशंस पकड़ के आपकी कुंडली को बता सकता है? नॉट पॉसिबल। नॉट। अगर आप उससे पूछो कि मैं आज परेशान हूँ, मेरी मम्मी के साथ ये हुआ, तो क्या वो आपको समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो ज्योतिष में सिर्फ हम ग्रहों को नहीं देखते हैं। ज्योतिष की किताब में पहला सूत्र है, देश काल परिस्थिति पे ज्योतिष चेंज हो जाती है। ये पहला सूत्र है। तो हम क्या उसके सर्कमस्टांसेस नहीं देखेंगे? आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि जो यूथ्स हैं कहीं ना कहीं डिसइंक्लाइंड है, वो शादी के एक अरेंजमेंट में बिलीव ही नहीं करते। तो जब मुझे लिव इन रिलेशनशिप में सारे सुख मिल रहे हैं और मुझे उसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेनी है, ना बच्चे की, ना परिवार की, ना प्रॉपर्टी की, ना गाड़ी की, ना मुझे किसी के साथ कुछ शेयर करना है, तो मेरे लिए तो वो आसान रास्ता है। तो बच्चे हमारे जो भारत के हैं स्पेशली, वो पाश्चात्य संस्कृति को बहुत ज्यादा देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। तभी मैं कह रही हूँ, जो हमारा जेन जी है आएगा या जेन अल्फा आएगा, वो क्लियर होगा कि मुझे बाहर नहीं देखना है, मुझे यहाँ देखना है। ये चेंजेस होंगे हम में, हमारे आने वाले जेनजीज में और जेन अल्फा में। ये बहुत बड़ा चेंज होगा। वो उधर देखते थे, वो कहेंगे हमें इधर देखो, पहले तुम्हें इन्फ्लुएंस होना, तुम पहले मुझसे इन्फ्लुएंस हो। तो आने वाले हमारे बच्चे अपने देश को पूरी तरह से, अपने देश के प्रति लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते होंगे, अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। तभी तो ये युग परिवर्तन, एरा चेंज हो रहा है कि सारा युग, सारा विश्व भारत को देखेगा, भारत की संस्कृति को देखेगा। और जो हमारे शास्त्र पुराण लिखे गए हैं वो इनलॉजिकल नहीं है, वो कोई साइंस से परे नहीं है, वो पूरे विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति जो फैलाई गई है इन आने वाले सालों में, वो क्लैरिटी क्लियर होगी कि पूरा ज्योतिष विज्ञान है, पूरा विज्ञान, पूरा साइंस है, और उसी को मेन सब्जेक्ट आज तक नहीं रखा गया। जैसे कि लोग साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? जो पर डे पर्सन को चेंज कर रही होती है। तो यही इंटीग्रेशन देखा जाएगा फिर, जो आप एजुकेशन सिस्टम में बोल रहे थे। हाँ, ये बहुत बड़े चेंजेस हम अपने बच्चों में देखेंगे। मैम, हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर के या वर्ल्ड फ्रंट पे भारत किस तरह का रहने वाला है। अगर मेजर चेंजेस की बात करूं तो
उस एस्पेक्ट में भारत के अंदर क्या मेजर चेंजेस आएंगे? क्या भारत एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के इमर्ज करेगा विश्व पटल पर? ये बात तो बिल्कुल सही है कि आने वाले सालों में भारत विश्व पटल पर एक बड़ा देश, एक स्ट्रॉन्ग देश और विश्व गुरु के उस पर स्ट्रॉन्ग खड़ा होगा। लेकिन अभी मैं अगर अमेरिका के रिलेशन की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हमारे साथ है या कभी हमारे साथ होगा, क्योंकि ज्योतिष पे पहले इतिहास देखता है कि शनि जब इस नक्षत्र में, इस राशि में गए थे, गुरु जब गए थे, तो क्या क्या हुआ था। हम वही तो एक डेटा उठा के आपके सामने रखते हैं। तो अमेरिका को हम कैसे अपना मित्र मान सकते हैं? यूएई, यूएसए कभी आपका मित्र था नहीं और ना माना जाएगा। दूसरा, अगर हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो शास्त्रों में क्लियर है कि ये वाले जो साल हैं, ये देशों में फूट डलने का साल है। तो बहुत से देशों में लड़ाई की स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं और स्पेशली भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत को प्रॉब्लम वहीं से होगी। अच्छा, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चीन है। लेकिन चीन वाले एरिया को मैं अभी इतना सेंसिटिव नहीं देख रही हूँ जितना होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अभी कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि अगर हम वैश्विक पटल पर देखें जहाँ पे डॉलर की कीमतें एकदम से बढ़ी 90 पे पहुंच गई, वहाँ पे चाइना अपने उत्पाद को, जो उनका खदान उत्पाद है, कॉपर है, सोना है, चांदी, उसको बढ़ावा दे रहा है। आपने ये देखा। तो चाइना अभी वहां पे इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि चाइना अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहता है। तो अभी वो भारत के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब चाइना को ये लगेगा संकेत कि भारत अब उसके आगे खड़ा होने वाला है, तो वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो भारत को अभी पड़ोसी देशों से संकेत जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं। तो जब तक चाइना अपना थ्रेट नहीं देख लेता है कि मुझे थ्रेट है भारत से, जब तक वो आगे है तब तक वो शांत है। उसके बाद वो अपना पूरा आप पे वो दिखाएगा, और ये मुझे लगता है कि 2027-28 से शुरू हो जाएगा। तो मैम 30-32 तक कैसी सिचुएशन रहने वाली है? इन सब में जो भी ग्लोबल केओस चल रहा है, भारत की अगर बात करें तो क्या भारत उस समय स्ट्रांगली खड़ा होगा? और आप ये सब में अमेरिका कमी को आएगी? आज से कुछ साल पहले यहाँ देखते थे और भारत को यहाँ देखते थे। अब ये कंडीशन शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो क्लियर है हमारे सामने कि चाहे चाइना हो या कुछ भी हो, भारत वहां पे होगा जहाँ पे एक समय पे अमेरिका था। तो सुपर पावर बनने की दिशा में सुपर पावर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़े। एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे कि पॉडकास्ट के शुरू होते ही मैंने स्पेस एलिमेंट की बात की थी जी। भारत कोई स्पेस उसको लेकर के भी कुछ नाम इन 2 सालों में कमाने वाला है। अच्छा, यानी कुछ नई खोज भारत करेगा, ये भी होने वाला है। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर हम एलियंस की बात करते हैं जो अमेरिका छुपा रहा है बहुत सालों से, क्योंकि स्पेस एलिमेंट बहुत एक्टिव है, तो ये 2 सालों में अमेरिका वो चीजें बाहर ले आएगा। अच्छा, या छुपानी बंद कर देगा। ओह, तो ये एक स्पेशल इवेंट इन 2 सालों में होगा। अच्छा, तो क्या एलियंस की आवाजाही भी बढ़ते हुए देखी जा रही है? जैसे यूएफओस कई बार ऐसा आया न्यूज में कि स्पॉट किए गए। अभी और बढ़ेगी, अभी और बढ़ जाएगी। अभी और बढ़ जाएगी। अभी आप आने वाले पीरियड में देखेंगे 2026, 27, 28 में ये न्यूज़ बहुत हाईलाइट होंगी। अच्छा, तो ये आने वाले समय में जरूर होगा। तो मतलब एलियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो आते देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है पितृ होते हैं, गंधर्व होते हैं, योगिनी होती है, यक्षिणी होती है, तो एंटिटीज तो होती हैं। बिल्कुल। और एलियंस क्या है? जो मेरे जैसा ना दिखे वो एलियन है। तो जब इतनी एंटिटीज लिखी गई हैं तो वो तो होंगी ना। तो एलियंस की उसको हम मान क्यों नहीं रहे हैं एग्जिस्टेंस? आपने कभी अपनी ऑरा में चेंज देखा है किसी के घर जाते ही या मंदिर जाते ही? तो एनर्जी तो रिफ्लेक्ट करती ही है। राइट, ये होता है। तो हम एलियंस को कैसे ना माने? हमारा साइंस, हमारा विज्ञान, हमारा ज्योतिष इस चीज को मान रहा है, हमारा इतिहास मान रहा है, हमारे मंदिरों में बहुत सारे पिक्चर्स हमें दिख रहे हैं, तो हम क्यों इससे इनकार कर रहे हैं? ये तो है, बट सामने आना बाकी है। तो ये समय है सामने आने का। तो ये ज्यादा अब न्यूज़ेस सामने आ जाएंगी, लाइमलाइट में आएंगी। जो अमेरिका शायद छुपा रहा है, शायद वो छुपाना बंद कर देगा, या वो ऐसा कुछ होगा कि वो सामने आ जाएगा विश्व पटल पर। मैम, आप अभी बात कर रहे थे एनआरआईज के बारे में। एनआरआईज को देखा जाए तो अभी तो ग्लोबल अनरेस्ट चल रहा है, लेकिन एनआरआईज दूसरे देशों में रह भी रहे हैं। तो ऐसे में आपने बोला कि पलायन की स्थिति देखी जाएगी, वो किस तरह की स्थिति होगी? मतलब ये पलायन परमानेंट होगा या कुछ कहूँ कि एक पैर इस देश में एक पैर उस देश में, ऐसा कुछ? देखिए, पलायन तो होगा 2026 में, और ये मई से शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी मैं वैसा नहीं देख पा रही हूँ कि वो परमानेंट होगा। अभी कुछ इधर से उधर होंगी।
फॉरेन में भी प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, लेकिन यूएस से यूएई की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी। अच्छा। भारत की प्रॉपर्टी बढ़ेगी और कुछ कंट्रीज और की प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। जो उत्तर की तरफ है उसकी प्रॉपर्टीज हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। भारत का जो पलायन है वो यूएई और यूएसए से होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ बैलेंस नहीं है। यानी बैलेंस होते होते वो 2027 तक यहाँ पे पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन अभी वो दूसरी कंट्रीज में भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो क्योंकि भारत के लोग नॉलेजेबल हैं। हाँ। एजुकेशन के साथ साथ उनके अंदर जुगाड़ का सिस्टम बहुत है, जो और देशों में मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि अगर चाइना बहुत सस्ती चीजों पे बना रहा है तो भारत ने वो लघु उद्योग शुरू कर दिए गए। राइट। आज एप्पल की अगर मैं वो करूँ तो manufacturing unit भारत में हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आगे बहुत अच्छी स्थितियों में हम भारत को और आगे देखेंगे। मैम, तो ये जो एनआरआईज हैं, आपने ऑफ द कैमरा डिस्कशन में कहा था कि इन्वेस्टमेंट वो करेंगे भारत में, ऐसा कब देखा जाएगा? ये आपका जून से स्टार्टिंग हो जाएगी कि आप प्रॉपर्टीज पलायन करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ेंगे। अभी तक देखिए प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। राइट। पिछला साल तो मंगल का था तब भी नहीं बढ़े। हाँ। लेकिन इस साल मंत्री बन रहे हैं मंगल, वो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाएंगे, लेकिन प्लॉट के नहीं, वो कंस्ट्रक्शन के रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के रेट बढ़ेंगे। तो आप जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके रेट बढ़ते हुए नजर आएंगे। आम जनता के लिए नहीं, आम जनता उसको नहीं खरीद रही है। ये होगा जो पलायन करके देश में आ रहे हैं वो लेंगे, अपनी जगह बनाएंगे भारत में, जो यहाँ से चले गए थे पैसा कमाने के लिए। और मैं आपके थ्रू कहना चाहूंगी कि जो लोग यूएसए यूएई में हैं उनको वापस आने का समय आ गया है। अंग्रेज फिर आपका पैसा ना लूटे, इसलिए अपना पैसा संभाल लो। पहले वो हमारा गोल्ड लेके भागे थे, ज्ञान लेके भागे थे, अब भी आपसे कुछ लेके भाग सकते हैं। सो मतलब भारत में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा। मैम, अभी ऑफ द कैमरा डिस्कशन में आपने इलेक्शन पैटर्न से रिलेटेड भी बोला कि मेजर चेंज आएगा। किस तरह का चेंज होगा ये? देखिए, अगेन मैं नेपच्यून और शनि, गुरु और राहु पे ही काम करूंगी यहाँ पर भी जी। अगर मैं इन प्लैनेट की सिचुएशन को देखती हूँ तो जो इलेक्शन के पैटर्न है 2027 में आप चेंजेस देखोगे। क्योंकि अभी एक वोट बैंकिंग की बात होती है बहुत ज़्यादा जी। अब हम देखेंगे कि शायद बहुत से स्टेट्स छोटे कर दिए जाएं ताकि अच्छे से स्टेट्स को चलाया जा सके। अच्छा। क्योंकि स्टेट बहुत बड़े हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, बहुत बड़ा स्टेट है। हाँ। पंजाब है, पंजाब के तो अब हो गए खैर, चंडीगढ़ वगैरह, लेकिन अब टुकड़े किए जाएंगे। और इलेक्शन शायद एक यूनिट में हो। कि पहले क्या होता था कि हम देख रहे हैं सीएम का इलेक्शन हो रहा है, सांसद का हो रहा है, विधायक का हो रहा है, वो अलग अलग टर्म्स में होते थे। अब सारे इलेक्शन शायद एक साथ कर दिए जाए। अच्छा। और जो उनका वोटिंग पैटर्न है वो चेंज किया जाए, क्योंकि उसमें चेंज आना भी चाहिए। ये सरकार भी देख रही है और युवा भी देख रहा है। तो युवा इस पे भी डिमांड रखेगा कि इस पे चेंजेस लाओ, कि अगर बेईमानी हो रही है तो क्यों, और नहीं हो रही तो क्लैरिटी रखो, तो उस पे क्लैरिटी आएगी। तो ये कब चेंज देखा जा रहा है, किस टाइम पीरियड में? ये 2027 में। 27 में। जब जून के बाद 2027 में हम इसमें बहुत बड़े चेंजेस को देखेंगे। यानी जनता की डिमांड ये भी आने वाली है, तो भारत के राजनेताओं को इसकी तैयारी करनी चाहिए। और इस साल कोई क्रीम नेता जो बड़े लेवल पे है वो स्कैंडल में फंसता हुआ भी आपको दिखेगा। अच्छा। वो स्कैंडल कोई भी हो सकता है, बट वो स्कैंडल में फंसेगा, नाम आएगा उसका। ये किस समय की बात कर रहे हैं? आफ्टर जून। आफ्टर जून 2026 की बात हो रही है। 2026, हाँ जी। और ये जून 2027 के बीच में होगा। क्योंकि वो क्रीम नेता की बात हो रही है, वो एक विधायक या सांसद की बात नहीं हो रही है। राइट। तो ये कुछ बड़े स्कैंडल सामने आएंगे इस बार, ऐसी संभावनाएं देखी जाए। क्योंकि हाँ, शनि रिफॉर्म कर रहे हैं ना, शनि अपने नक्षत्र में घुस गए हैं। अब शनि कहेंगे ये सही है, ये गलत, बाहर निकालो। तो वो ऐसी चीजें बाहर आएंगी, चाहे धर्म गुरु है, चाहे राजनीति है, चाहे एजुकेशन है, इनमें सब में बाहर आने, चाहे बैंकिंग है, ये 4 क्षेत्रों को लेकर के बहुत बड़े चीजें बाहर आएंगी। और क्रिकेट या खेल कूद की इंडस्ट्री को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मंगल खेल कूद इंडस्ट्री में भी होता है, या रियल स्टेट इंडस्ट्री में। तो इन 5-6 क्षेत्रों में कुछ बड़े स्कैंडल्स बाहर आएंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी? स्पोर्ट्स में भी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
अप डाउन ज़रूर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2032 तक की, 2026 से लेकर के, तो काफ़ी भारत के लिए अनुकूल समय रहने वाला है तब तक। देखिए, अनुकूलता टोटल कुल मिला के है, बट वो फेज से गुजरना, हाँ, वो अनुकूल लोगों को नहीं फील हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि 2025 में बहुत कुछ था, तो 2026 में उससे ज़्यादा है। भूकंप, सुनामी, ये सब तो है ही है जी, कि पहाड़ हिल गए, भूकंप आ गया, क्योंकि अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और वाटर एलिमेंट एक्टिव है, तो ये तो होगा ही होगा। ये भविष्यमालिका में भी मेंशन है, हमारे पंचांगों में भी मेंशन है। तो मैम 2026 से लेकर के आने वाले सालों में क्या ये नेचुरल कैलामिटीज़ जो आ रही हैं, ये और ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही हैं? बिल्कुल, ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगी। अच्छा, अभी तक तो हम क्लाइमेट को बहुत स्लो चेंजेस पे देख रहे हैं, अब तो बहुत जल्दी बढ़ेगा। और 6G आने से पहले या 6G के आसपास ये क्लाइमेट चेंज में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। तभी मैं कह रही हूँ, प्रकृति को बार बार तंग मत करो, नहीं तो हमें थप्पड़ पड़ जाएगा। पिटाई हो जाएगी, हमारी माँ ने हमारी पिटाई कर देनी है। तो अब प्रकृति से छेड़छाड़ थोड़ी कम की जाए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा, इतना एनलाइटनिंग डिस्कशन था और आपने इतने मेजर प्रेडिक्शंस दिए हैं भारत को लेकर के। हमने विश्व स्तर की भी बात की है और अलग अलग फ्रंट्स पे भी बात की है, एंड आई एम श्योर जितना डिलाइटेड और एनलाइटेंड मैं फील कर रही हूँ, ऑडियंस भी उतना ही एनलाइटेंड फील करी होगी, और बहुत कुछ नया जो मुझे जानने को मिला है ऑडियंस को भी मिला होगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि शनि महाराज, राहु, केतु और इनके साथ साथ गुरु महाराज की क्या प्लानिटरी पोजीशनिंग रहेगी, किस तरह से ये इम्पैक्ट करेंगे भारत को और विश्व को, क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या एलियंस की आवाजाही बढ़ जाएगी धरती पर और यूएफओस भी ज़्यादा स्पॉट किए जाएंगे, क्या जेनजी और जेन अल्फा एक्टिव मोड में ज़्यादा नज़र आने वाले हैं, और क्या कुछ फ्यूचर हमारे लिए लेकर के बैठा हुआ है। आज 2026 की बात करें, यहाँ से लेकर 2032 तक, इन सभी बातों का आज हमने जाना है। और बहुत सारी नई नई बातें भी हमें मैम ने बताई हैं जो अध्यात्म को, एस्ट्रोलॉजी को और साइंस को आपस में जोड़ती हैं। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट जितना अच्छा मुझे लगा है, जितना इंसाइटफुल और इनलाइटनिंग मेरे लिए था, बहुत सारी नई बातें जानने को मिली हैं। आपको भी इसमें बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए, और इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार सभी में बांटते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।